और मेरे साथ है मेरे सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। राज्यसभा के सभापति ने कहा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दुष्कर्म से जुड़े विवादास्पद आदेश पर लगाई रोक। बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर जताई सख्त नाराजगी। कहा, असंवेदनशीलता और अमानवीय रुख को दर्शाती है जज की टिप्पणी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 6 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 7 नक्सलियों पर था कुल 26 लाख रुपए का इनाम। गाजा में संघर्ष के बीच अब हजारों फलस्तीनियों ने मोर्चा संभाला। हमास के विरोध में भारी संख्या में सड़कों पर निकले लोग। कहा, हमें नहीं चाहिए युद्ध और न ही हमास। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से। दोनों ही टीमों को अपने पहले मुकाबले में मिली हार के बाद कोशिश होगी पहली जीत पर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और उन्हें नियंत्रण और संतुलन के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित घर पर नोटों की गड्डियां मिलने पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए कल यानी मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की शाम 4:30 बजे एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में आज उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि कल हमने इस मुद्दे पर बहुत ही सार्थक बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। The issue is not between institutions inter se. It is not that executive, legislature or judiciary are pitted against each other. All the institutions in the country have to function in tandem, in togetherness, and also there are checks and balances which are well meant. It has been given by both leader of the House and leader of the opposition that after having wider consultations amongst all concerned in their respective parties and otherwise, they would come to the chairman for further deliberations. That was the conclusion after both leader of the House and leader of the opposition had shared their thoughts along with others. लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आचरण को लेकर चेताया। लोकसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल के दौरान कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में पिता पुत्री, मां बेटी और पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि वे नियम 349 के तहत पालनीय नियमों के अनुसार सदन में आचरण व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसे कई मामले हैं जब सांसदों का आचरण सदन की मर्यादा और परंपराओं के उच्च मानदंडों को बनाए रखने के अनुरूप नहीं था। पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोकसभा में प्रयागराज में हुए भव्य दिव्य महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर बयान दिया था। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और नेता प्रतिपक्ष इस पर बोलना चाहते थे, जबकि लोकसभा में ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी मंत्री के बयान पर कोई सवाल पूछे। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने हंगामा किया था और नेता विपक्ष को सदन में न बोलने देने का आरोप लगाया था। माना जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने ये बयान विपक्ष के उसी हंगामे के मद्देनजर दिया है। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में
ऐसी कई घटनाएं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के घरों में सन्नाटा था। जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है, तब भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ बिल के बारे में कहा है कि ये जेपीसी के बाद सदन में जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वे प्रायोजित हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये संशोधित विधेयक देश के 90% मुसलमानों के कल्याण के लिए आ रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड जेपीसी के थ्रू सदन में जा रहा है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वह प्रयोजित है, चाहे वो कांग्रेस प्रयोजित हो, चाहे सपा प्रयोजित हो, चाहे भाजपा विरोधी दलों के द्वारा प्रयोजित हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। ये देश के 90% मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ रहा है। राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन की टिप्पणी का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद के आवास पर पथराव किया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और करणी सेना के लोगों के बीच झड़प हो गई। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा को अगले 100 दिनों में पूरी तरह से पेपरलेस बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं। किस तरह से होगी ये प्रक्रिया पूरी, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा विधायक अजय महावर से। अजय महावर ने बताया कि इसके अलावा प्रत्येक विधायक के साथ कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 किए जाने और उनका मानदेय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुशल श्रेणी के अनुसार बढ़ाए जाने से सदन में प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय महावर जी, विधायक हैं। सर, आज किन मुख्य मुद्दों पर बात? डाटा एंट्री ऑपरेटर पे बात हुई है। विधायकों को सिर्फ 2 की संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर मिले हुए हैं, स्टाफ के नाम पर कुछ नहीं है और पिछले 17 सालों से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। इसके लिए आज सदन में रखा गया कि भाई कम से कम 2 डाटा एंट्री को 4 करें और उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। तो 5 सदस्यीय कमेटी है, वो 15 दिन के अंदर सदन में स्पीकर साहब को अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। सर, ई विधानसभा की बात की जा रही है, किस तरह से ई विधानसभा होगा? देखिए, ई विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा तो होनी ही चाहिए थी। पिछली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को ई विधानसभा बनने से रोका, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त संसाधन, धन और सारी फैसिलिटीज
केंद्र के द्वारा दी जा रही थी, उनके जेब से भी कुछ नहीं लग रहा था और दिल्ली पहली विधानसभा बन सकती थी देश की, लेकिन आज दिल्ली 28वें नंबर पर आएगी। 27 विधानसभा ई विधानसभा हो चुकी हैं, तो 100 दिन का लक्ष्य रखा है स्पीकर साहब ने और वो 100 दिन के अंदर इस ई विधानसभा के लक्ष्य को पूरा करेंगे। अगले मानसून सत्र में हम लोग ई विधानसभा में बैठे होंगे जो पेपरलेस होगा। तो बहुत बड़ी बात कही है कि ई विधानसभा को लेकर 100 दिनों का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि पूरी तरह से पेपरलेस होगी दिल्ली विधानसभा। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 6 महिलाओं समेत 9 इनामी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली बंडरू ओफो बंडी मडगाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक बंडू कथित तौर पर विभिन्न नक्सली हमलों में शामिल था, जिसमें 2020 में सुकमा जिले के मिनपा में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किया गया हमला भी शामिल है। इसके अलावा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से 2 पर 5-5 लाख रुपए और कुछ पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने बताया कि ये अन्य नक्सली भी पुलिस दल पर हमला करने जैसी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। साथ ही उन्हें पुनर्वास नीति के तहत अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर आज 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों में से जो नक्सली शामिल है बटालियन नंबर 1, उसके अलावा जगरगुंडा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी में जो शामिल नक्सली थे, इनमें 26 लाख का इनाम जाहिर किया गया है। काफ़ी बड़ी बड़ी घटना में ये नक्सली शामिल रहे हैं, जैसे मिनपा जगरगुंडा में जो अंकुश की घटना हुई थी, कैंप अटैक करना, उसके अलावा जो शासन की जो विकास काम है उसको अवरोध करना, ये सब काम में सम्मिलित थे। लेकिन नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे भ्रमित होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और शासन की जो आत्मसमर्पण नीति अनुसार जो लाभ है उनको सभी अवेलेबल करा के दिए जाएंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल एक और कीर्तिमान रचने जा रही है। 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में देश की रेल माल ढुलाई 1.6 अरब टन के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहने वाली है। इस तरह भारत रेल माल ढुलाई में विश्व के टॉप 3 देशों में शामिल हो रहा है। बीता एक दशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिन बड़े बदलावों का गवाह बना, उनमें भारतीय रेल का कायाकल्प भी शामिल है। यात्री सेवाएं हो या माल ढुलाई, तेज रफ्तार और दक्ष सेवाएं रेलवे की पहचान बनी हैं। माल ढुलाई के मोर्चे पर भारतीय रेल एक और उपलब्धि अपने नाम करने जा रही है। भारत रेलवे माल ढुलाई में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होने जा रहा है। 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में देश की रेल माल ढुलाई 1.6 अरब टन के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहने वाली है। भारत के अलावा अमेरिका और चीन टॉप 3 देशों में शामिल हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रहा है। पीएम के मार्गदर्शन में रेलवे की यात्री सेवाओं में बड़े पैमाने पर सुधार के साथ साथ रेलवे माल ढुलाई के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स से इस मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। रेलवे की तस्वीर बदलने में पीएम की नीतियों और कदमों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है।
पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न केवल बेहतर सेवाओं को संभव बना रहे हैं, बल्कि रोजगार और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान कर रहे हैं। कुल 2843 किलोमीटर के इन दोनों कॉरिडोर्स के 96.4% हिस्से पर सेवाएं जारी हैं, जबकि शेष अनुभाग जल्द पूरा होने वाला है। इतना ही नहीं, 3 नए माल ढुलाई गलियारों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार भी चल रहा है। इन कॉरिडोर ने समग्र रूप से रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद की है। इन गलियारों पर 2023-24 में प्रतिदिन औसतन 247 ट्रेनें चलीं, जबकि फरवरी 2025 में हर दिन औसतन 371 ट्रेनों को चलाया गया। माल ढुलाई सेवाओं से रेलवे के राजस्व में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। 2019 से 24 के बीच 6,952.3 मिलियन टन माल लदान हुआ। इससे रेलवे ने 7,02,372 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया। इतना ही नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से परंपरागत रेल नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है, जिसकी मदद से समयबद्धता के साथ यात्री और माल ढुलाई सेवाएं बेहतर बनी हैं। रेलवे आधुनिकीकरण को लेकर प्रधानमंत्री के लगातार प्रयास बड़े बदलाव का आधार बने हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में रेलवे भी शानदार रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट की वकीलों, शिक्षाविदों और तमाम वॉलंटियर्स ने संविधान सपोर्ट ग्रुप के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया है। संविधान सपोर्ट ग्रुप को देश के बुद्धिजीवी समेत कॉलेज छात्रों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। देश में एक विधान है, संविधान है, राशन कार्ड है तो एक चुनाव क्यों नहीं? इस सवाल को और भी मौजू बनाया है संविधान सपोर्ट ग्रुप ने। साथ मिला है देश के शिक्षाविदों, वकीलों, प्रबुद्धजनों और कॉलेज के छात्रों का। जंतर मंतर पर संविधान की पेंटिंग हो रही है। सवाल उठ रहा है कि 1952 से 1967 तक देश में यही प्रणाली लागू थी, तो अब देश में एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता? देश में बार बार चुनाव होने से सरकार का समय और पैसा दोनों खर्च होता है। इसके साथ साथ देश का वातावरण, जो सौहार्द भरा वातावरण होता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। करप्शन बढ़ता है और कहीं ना कहीं शासन की पारदर्शिता, 35% समय जो है सरकार चुनाव के दौरान अपना खर्च कर देती है। हर दूसरे महीने में, हर तीसरे महीने में कहीं कॉरपोरेशन का चुनाव है, कहीं पंचायत का चुनाव है, कहीं विधानसभा का चुनाव है। तो चुनाव ये देश एक चुनावी देश बनकर के रह गया है और देश के विकास का पैसा इस चुनाव में लग रहा है, जिस कारण से हमारा देश जो बहुत साल पहले विकसित हो जाना चाहिए था, वो आज विकसित होने की राह जोत रहा है। संविधान सपोर्ट ग्रुप की कोशिश है कि वन नेशन वन इलेक्शन की आवाज सरकार और विपक्ष तक पहुंचे, संसद से लेकर सड़क तक पहुंचे। अपनी आवाज को बुलंदी देने के लिए युवा हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठे हैं। 27 मार्च को अंबेडकर मूर्ति से संसद तक शांतिपूर्ण प्रदर्शनी की तैयारी है। युवाओं के पास आंकड़े हैं, तर्क है। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इतना सारा पैसा लगता है इलेक्शंस में, इतने सारे इलेक्शंस होते हैं। अगर एक ही जगह सारा इलेक्शन हो जाएगा तो कितना पैसा बचेगा? हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी डेवलप होएगी? ये जो प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं, इनको जो हर साल काटा जाता है पोस्टर्स बनाने के लिए, एक बार इलेक्शन होंगी ना तो एक बार इनका यूज होगा, हर बार हर स्टेट के लिए नहीं होगा। बहुत सस्टेनेबल है। अब अगर एक बार इलेक्शन होंगे तो रैली और सारे जितनी भी शोभा यात्रा है वो सब एक ही बार निकलेंगी, इससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होने के साथ साथ सस्टेनेबल भी है। वन नेशन वन इलेक्शन इज कि ये जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारे युवा काम पर जाते हैं, पढ़ाई पर जाते हैं, उनको वापस घर जाना पड़ता है। उसकी वजह से हमारे ह्यूमन आर्ट्स खर्च होता है और कितना पैसा हमारा भी खर्च होता है। बार बार हो रहे चुनाव पर देश का संसाधन लगता है। स्कूल टीचर से लेकर सैनिकों की तैनाती होती है। देश के विकास में लगने वाला पैसा चुनाव में लग जाता है। इसलिए युवाओं की चाहत है कि देश में एक चुनाव हो। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिले अधजले नोट मामले की जांच तेज हो गई है। इस मामले में जस्टिस के आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम डीसीपी देवेश कुमार महाले की अगुवाई में 2 घंटे जांच की। जांच के दौरान 14 मार्च को जिस स्थल पर आग लगी थी उसे सील कर दिया गया है। 3 सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की है। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद नोटों से भरी 4 से 5 अधजली बोनियां मिलने का वीडियो सामने आया था, जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि किसी बच्ची को गलत तरीके से पकड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस फैसले को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला जज की असंवेदनशीलता और अमानवीय रुख को दर्शाता है। उन्होंने ये फैसला जल्दबाजी में नहीं दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद 4 महीने तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद ये फैसला दिया है। इस फैसले में की गई टिप्पणियां कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इसके विवादित हिस्सों पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और हाई कोर्ट में इस मामले में पक्षकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी इस मामले में सहयोग करने को कहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मुकाबले में हार मिली है। ऐसे में दोनों की कोशिश पहली जीत पर होगी। राजस्थान रॉयल्स और KKR के बीच अब तक 29 मैच हुए हैं, जिसमें दोनों ने ही 14-14 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। KKR के लिए चिंता का विषय वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म रह सकता है। पिछले मुकाबले में वे काफी महंगे साबित हुए थे। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।